हेलो गाइस, देखिए आज मैं इस आर्टिकल्स के बारे में बात करूंगा और इस आर्टिकल में मैं आपको इस बारे में बात करूंगा कि हम इसका मीनिंग कैसे फाइंड करें। हम इसको पढ़ करके इसका मीनिंग जो होता है उसको हम कैसे समझ लें। राइट, देखिए हम लोग का ये मानना होता है ना, हम लोग ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं इस चीज में कि हमें पूरा इंग्लिश पूरा ग्रामर हमको आ जाए ना, राइट, और हमको पूरा वर्ड मीनिंग आ जाए ना, तब हम जाकर के बुक को पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम जाकर के हमें अपने आप बुक समझ में आ जाएगा। देखिए ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होगा नहीं। राइट, क्योंकि मैंने जो ये आर्टिकल्स लिखा है ना, मैक्सिमम आपको इसमें 9 से 95% वर्ड और इसमें जो ग्रामर यूज होगा ना वो आपको पता है। एक बार आप पढ़ के देख लो, आपको पूरा का पूरा इसमें का एक एक वर्ड आपको पता होगा। अगर मीनिंग नहीं पता है आप उस वर्ड को जरूर सुने होंगे, देखे होंगे। राइट, इसके बावजूद अगर आप इसका मीनिंग निकालने की, इसका अर्थ मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप फंसेंगे। पता है क्या चीज, हम जब इसको वर्ड में इसका हम जब मीनिंग फाइंड करेंगे तो हम एक चीज हमेशा करते हैं, इसका हम ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। देखिए जो हमने ग्रामर में ट्रांसलेशन पढ़े हैं, जो हमने बचपन में ट्रांसलेशन पढ़े हैं, यानी टेंस के थ्रू, वॉइस के थ्रू और नरेशन, जो भी चीज हमने पढ़ा है ना, वो हमने छोटे छोटे चीज में पढ़ा है। हमने इंग्लिश में उन चीजों को नहीं पढ़ा है, हमने हिंदी से इंग्लिश करने के लिए पढ़ा है। हमने इंग्लिश टू इंग्लिश समझने के लिए उसका यूज नहीं करा है। राइट, यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा है कि इंग्लिश लिखा है तो आप इसका हिंदी कर दो, आपको इसका मीनिंग समझना है। और वो समझने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसको ट्रांसलेशन करके ही समझोगे, नहीं, बिल्कुल आसान है, बड़े आराम से हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्रैक्टिस कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखना ये एक दिन में आएगा नहीं, इसके साथ आपको हमेशा लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर तरह का वैरायटी है। एक बहुत बेसिक भी इंग्लिश होता है जो बच्चों के लिए, जो कार्टून्स में लिखा रहता है, या वो छोटे छोटे वो आते हैं मैगजीन्स, मैगजीन्स तरह के होते हैं, वो उसमें लिखा रहता है। तो वो वाले इंग्लिश तो बहुत आसान होते हैं, वो बहुत हर कोई कर लेता है, वो बच्चा भी कर लेता है जो 5th-6th क्लास का होता है। लेकिन ये जो मैंने चीज लिखी है ये बहुत मॉडरेट लेवल का, ना ही ये बहुत मुश्किल है ना ही बहुत ही आसान है। ये मैंने लिया है ये मैंने खुद से नहीं लिखा, नहीं, ये खुद से लिखा तो थोड़ा आसान ही होता। मैंने ये लिखा है 12th क्लास का, बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास का जो बुक है उससे हमने लिया है। फर्स्ट लेसन है इंग्लिश का, उसको हम लिखता कि इससे दो भला हो सकता है। एक जो 12th क्लास के बच्चे वो भी इसको आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और जो मेरे जैसे इंग्लिश के पैशनेट लोग हैं, जो जिनको इंग्लिश सीखना है, वो भी आराम से देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो दोस्त, एक चीज है, आप अकेले ग्रामर पढ़ करके कभी भी बुक को नहीं पढ़ सकते। आप कभी भी अकेले ग्रामर पढ़ के आप बोल नहीं सकते। राइट, और ये एक बहुत बड़ा चीज है कि आपको समझना होगा कि हमें ग्रामर पढ़ने जरूर है, लेकिन उसको अप्लाई साथ ही साथ हमें बुक में उसका अप्लाई कर देना है, न्यूज़पेपर में उसका अप्लाई करना, उसको देखना है भाई हमको वो आ भी रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। राइट, इसका बहुत सा कारण है। देखिए पहली का बात, हम हर बार होते रहते हैं कि हमारे पास वर्ड मीनिंग की कमी है। भाई देखो, वर्ड मीनिंग की कमी आपको कुछ भी, अभी आप कहीं भी जाओ तो मुश्किल से 10 से 15, अगर कोई सेंटेंस लिखा है ना, अगर एक सेंटेंस कहीं भी लिखा है तो उस सेंटेंस में आपको बस 5% नए शब्द होते हैं, 5%, उससे भी कम होते हैं। बाकी सब जितने भी सेंटेंस में जो भी वर्ड होते हैं ना, वो बिल्कुल आपको जाने पहचाने होते हैं, बिल्कुल आप उसको देखे होते हैं, सुने होते हैं, पढ़े होते हैं। तो आप समझो यार 95% जीतेगा या सिर्फ 5% जीतेगा? 95% की हैसियत क्या 5% से कम है कि वो उसका मीनिंग नहीं निकालने देगा? आप आराम से कर सकते हो। आपको देखो, हम पढ़ते हैं फटफट, हमको 3-4 वर्ड्स दिखते हैं और हमको मीनिंग नहीं आ रहा है, ये तो हमको वर्ड पता ही नहीं है, तो मीनिंग के खाक निकालेंगे। अरे ऐसा नहीं होता, आप उसको बड़े आराम से करेक्ट कर सकते हो, अरे बड़े आराम से उसको समझ सकते हो। लेकिन हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है, हम सोचते हैं कि नहीं फिर से हमें ग्रामर की कमी है। तो ग्रामर में कितना बार पढ़ोगे? मैं आपको इसमें जो पढ़ाऊंगा ना, सॉरी, इसमें मैं आपको जो बताऊंगा उसको बड़े आराम से आप देखना। इसमें जो ग्रामर का यूज हुआ है ना, बहुत बेसिक है, एकदम बिल्कुल 0 लेवल का है। अगर आप पढ़ लो, अगर कोई बच्चा होगा वो 5th और 6th क्लास का भी होगा ना, अगर वो पढ़ेगा ना इसको, तो इसमें जो ग्रामर लगे हुए हैं और वो पढ़ेगा तो 100% उसको समझ में आएगा, ना समझ में आने का कोई चांस ही नहीं है।
देखना बिल्कुल आसान होगा अगर मैं इसको समझाऊंगा तो, सही है। तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है, और ये देखना खाली प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं, राइट। देखो मैं बोलने की भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं पढ़ने की भी प्रैक्टिस करता हूँ। ये सब चीजें मिल करके ना आपको एक मजबूत नींव की तरह काम करते हैं, जिसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, राइट। तो देखना मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे आपको ये इसका मीनिंग फाइंड करना है, कैसे आप इसको मतलब समझ सकते हो, राइट। देखो पहली बात, देखो दोस्त पहले आप शुरू करो ना तो एक बार वहां तक पढ़ लो जहां तक इसका फुल स्टॉप है। देखो यहां से शुरू करोगे ना तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है, ठीक इतना बड़ा है इसका सेंटेंस, यानी मोटामोटी ढाई लाइन का है। और देख लेना दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर इतना बड़ा है, 2.5 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का है, तो उसमें आपको जरूर कहीं ना कहीं जोड़ के लाया होगा, यानी जोड़ेगा मतलब कंजंक्शन लाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन लाएगा, इसी तरह की चीज उसमें क्या करेगा वो लाएगा। तो हमें क्या करना है, उनको थोड़ा समझना है और वहां से उसको काट करके उसको 2 भाग में करके उसको फिर हमको समझना है। और 2 भाग 3 भाग अगर 4 लाइन 5 लाइन का है तो उसमें भी आपको बहुत से 5-6 कंजंक्शंस आएंगे, या आपको रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं, या बहुत सारे जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं। वो देखो प्रेपोजिशन आता है, लेकिन प्रेपोजिशन का हम बात इसलिए नहीं करो क्योंकि वो शब्द को जोड़ता है, सेंटेंस को प्रेपोजिशन नहीं जोड़ता है, राइट। वो वर्ड को जोड़ता है, लेकिन कंजंक्शन होता है डायरेक्ट किसको जोड़ देता है, वो शब्द को भी जोड़ता है, कभी कभी शब्द को जोड़ता है, बाकी सेंटेंस को ही जोड़ देता है। रिलेटिव प्रोनाउन भी ऐसे ही करते हैं, राइट। और उसके बाद से आपका ये जो क्या बोलते हैं, एक सिंथेटिक वर्ब होता है जिसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, उसके हिसाब से भी उसके साथ भी हम क्या कर देते हैं, सेंटेंस को जोड़ देते हैं, जो एक बहुत ही वो खतरनाक तरह का सेंटेंस हो जाता है। उसका समझना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी हमको समझ में आने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो वैसा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वो जो अपना इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनके वो अपने यूज करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बुक का है और ये बच्चों को समझने के लिए दिया गया, 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो मैं इस व्यू से बताने की कोशिश करूंगा कि आप सबको समझने में सहूलियत हो कि अच्छा इसका मीनिंग फाइंड। अच्छा देखना, मैं आपसे इसमें पूछूंगा आप कितने शब्द का, यानी कितने शब्द का आप मीनिंग नहीं जानते हो, कितने वर्ड आपको नहीं आते हैं, थोड़ा हमको बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे इसका मीनिंग निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसका हम वर्ड फाइंड करेंगे या नहीं करेंगे। देखना बहुत आसान हो जाता है, आप थोड़ा फोकस करना। ये देखो मोहनदास करमचंद गांधी, इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। ये देखो पॉपुलरली, पॉपुलर तो आपने सुना होगा ना, पॉपुलर तो आपने सुना है, ये क्या है, पॉपुलरली है। एक चीज देखो, ये नॉन है, क्या दिया है, नॉन दिया है, नॉन। ये नो होता है ना, नो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और न्यू जो होता है ये KNEW, ये इसका सेकंड फॉर्म होता है नो का, और ये जो होता है थर्ड फॉर्म होता है, और नॉन। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं इसको लिख कर समझा दे रहा हूँ आपको। ये नॉन जो होता है इसका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। देखो डायरेक्ट अगर देखो बाबू, अगर थर्ड फॉर्म आता है ना वर्ब का, ये थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, तो इसके पहले जरूर आपको एक्सुलरी वर्ब आना ही चाहिए। आपको इसके साथ क्या आएगा, एक्सुलरी वर्ब आएगा। जैसे कौन कौन सा आएगा इसके साथ, आपको हैव लाओगे, हैज लाओगे, हैड लाओगे, या आप यहाँ पे वाज वेयर का भी यूज होता है जो पैसिव में होता है, राइट। वाज वेयर, इज एम आर, राइट। इस तरीके से इनके साथ यूज होता है। अगर बाबू देखो ये, अगर ये सब चीज नहीं है ना, अगर ये सारे चीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्ट पैसिव में आया है। डायरेक्ट इसका क्या हो गया, ये पैसिव होता है। भीतरी का ये वर्ब का जो थॉट फॉर्म होता है, इसका यूज हम पैसिव के लिए यूज करते हैं, डायरेक्ट पैसिव में यूज होता है। किसमें होता है, पैसिव। समझ में आ रहा है आपको। तो देखना, नॉन से आप परिचित हुई हैं, एज आपको भी पता है, बापू पता ही है आपको, और द फादर ऑफ द नेशन किसको नहीं पता है, सबको पता होता है, राष्ट्र होता है। वाज देखो तो हमने जो वाजवेर का यूज पढ़ते हैं, इजम दिया नहीं दिया, मोर स्पिरिचुअल मैंने होता है, अध्यात्म ये होता है, लीडर होता है, नेता होता है, और देन पॉलिटिशियन मैंने रहता है, राजनीतिज्ञ होता है, सबको पता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें तरीका हमको बताओ, इसमें आपको क्या नहीं आता है। और जब बच्चा पढ़ता है, मैं उसके लिए फोर्सफुली बोलूंगा जो बाबू 12th में है,
या 12th के जो नीचे क्लास के हैं वो थोड़ा ध्यान देना। ये देखना इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सेंटेंस हम एक तो हमारे पास डर होता है, सेंटेंस देखेंगे बाप रे इतना बड़ गया हम छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? ये सेंटेंस लंबा है। अरे सेंटेंस लंबा है तो क्या हुआ? अरे इसके जो वर्ड्स है उससे ना हमको फाइट करना है। जो इसके वर्ड्स हैं, जो इसके ग्रामर है, अरे ये एक लाइन का दे चाहे 10 लाइन का दे, उससे क्या मतलब है? इसके जो वर्ड्स है उससे फाइंड करना है और उसके ग्रामर से हमको फाइंड करना है, और क्या, कुछ नहीं। तो आ जाओ। अब देखना जब ये सेंटेंस इतना बड़ा है, अगर मान लो हम सब इसका वर्ड देख लिया, अगर ये सेंटेंस बड़ा है तो इसमें देखना जरूर कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए ये कोशिश करेगा। हमें उस जोड़ को पकड़ लेना है और पकड़ करके वहां से ऐंठ के तोड़ देना है, ठीक। उसके बाद हम उसका मीनिंग निकाल लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आया? आइए देखो चलते हैं। ये देखो ये भी एक, ये तो डिग्री के सॉरी ये कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, समझ में आया, एज और के रूप में। तो इनको थोड़ा छोड़ो, यहाँ पे ये तो शब्द के लिए आए हैं, सीधा हमको सेंटेंस पे फोकस करना है। तो पहले बात तो यहाँ पे है, ये फुल स्टॉप है, इसके बीच में देखो तो ये देखो कोमा दिया, अपने से ही ये छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो लो तो एक टुकड़ा यहाँ हो गया, वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देखो इसमें थोड़ा सा डिग्री का यूज कर दिया, किसका यूज किया है? डिग्री का। समझ में आया? ये तो आपको पता होगा, डिग्री आपने जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, ठीक है। यानी ऐसे नहीं पढ़े आपने, राम उतना ही लंबा है जितना कि सीता, राम उतना लंबा नहीं है जितना कि सीता। इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो कह देगा मोहनदास करमचंद गांधी, पहले हम यहां तक फाइंड करेंगे इसका मीनिंग। कह रहे मोहनदास करमचंद गांधी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ये देखो पॉपुलरली का मतलब सबको पता है, पॉपुलर माने क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है। तो पॉपुलरली माने लोकप्रिय समझ लो। तो कह रहे मोहनदास यानी क्या, सुनो, पॉपुलरली यानी लोकप्रिय मोहनदास करमचंद गांधी नॉन। अब देखो अगर ये एक्टिव होता ना, एक्टिव, तो गांधी जी जानते, क्योंकि सबको पता है एक्टिव में क्या होता है, इस काम को करने वाला कौन होता है? यही होता है। अगर पैसिव हो गया तो इस काम को, देखो पैसिव तो भी नहीं समझा सकते, लेकिन आप समझ लो, अगर ये पैसिव होता, अगर ये पैसिव है तो इस काम को करेगा नहीं, सब्जेक्ट करेगा नहीं, बल्कि इसी को इस पे कर दिया जाएगा। तो नोन वाला काम है, यानी जानने वाला काम है, गांधी जी नहीं करते हैं, बल्कि जानने का काम गांधी जी को किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? एज बापू, यानी बापू के रूप में, किसके? बापू के रूप में, और द फादर ऑफ द नेशन, यानी गांधी जी को द फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से जाना जाता है, या बापू के रूप में जाना जाता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से समझ लो, ठीक। देखा सब शब्द का हमने तालमेल कर दिया, समझ में आया। और ये देखो इनका जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था, और इनका मृत्यु जो था 1948 में हुआ था। 1948 में इनका मृत्यु हो गया, चल बसे थे, ठीक। आगे देखो कह रहे वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। यहां समझो, देखो भाई यहाँ पे क्या दिया, डायरेक्ट वाज आ गया है। अब ऐसा नहीं कि इसका सब्जेक्ट है ये द नेशन, क्या है? द नेशन, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोमा दिया है, और यही देखो क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। और जिनको थोड़ा मोड़ा ग्रामर आता है उनको पता होगा कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो इस प्रेपोजिशन का वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जब भाई एक बार ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया था, इसी सेंटेंस में ये किसी दूसरे का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, किसी दूसरे का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो क्या करना होता है? इसका सब्जेक्ट क्या होगा भाई? मोर स्पिरिचुअल, ज्यादा आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक, लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी राजनीतिज्ञ से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। भाई कौन? महात्मा गांधी। कितना आसान है, देख लो। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? इसने क्या कर दिया? कॉमन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों बगल सब्जेक्ट है। तो क्या किया, एक बार में सब्जेक्ट को खींच लिया यहाँ पे, और वहां पे कॉमन लगा के अपना काम चला लिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार रख के देखो, मोहनदास करमचंद गांधी वाज, ठीक है, मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मोहनदास करमचंद गांधी क्या थे भाई? एक थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे क्या? तो एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। समझ में आया? देखो बस थोड़ा सा आपको डिग्री का पता होना बहुत आसान है। मोर देन, जो मोर देन का यूज होता है, से अधिक, है ना,
से अधिक, बहुत आसान होता है। अरे वाच का आपको पता है, से अधिक पता है, स्पिरिचुअल आपको अरे नहीं पता है तो मोबाइल में आपका डिक्शनरी उससे कंसर्न करो, पता लग जाएगा कि आध्यात्मिक है, लीडर बने, नेता है, दैन है, तो यार आसान है, बिल्कुल आसान है। हम सिर्फ डरते हैं कि इसका सेंटेंस लंबा हो गया है, सेंटेंस लंबा, अरे सेंटेंस, फिर बोल रहा हूँ सेंटेंस से हमारा फाइट नहीं है भाई, हमको सेंटेंस से लड़ाई नहीं करना। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स आए हैं, जो शब्द आए हैं, उनसे हमारा 36 का आंकड़ा है, समझ में आ रहा है? तो आप उससे फाइट करो ना, झूठ मूठ के इससे क्यों लड़ रहे हो? आया समझ में? आगे चलते हैं, देखो फिर अब यहाँ पे आ जाओ। करेगा he successfully used, ध्यान देना, करेगा he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। बाप रे, तो और लंबा है, देखो तो सही, मोटा मोटी 3 लाइन मांगो इसको, ये 3 लाइन का सेंटेंस हो गया। देखा, he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and help India gain independence। कितना आसान है? आसान लग रहा है? नहीं लग रहा है? क्यों मुश्किल लग रहा है? क्यों? सेंटेंस 3 लाइन का है, कैसे मीनिंग निकालें? फिर बोल रहा हूँ, अरे भाई हमारा सेंटेंस में अगर बताओ 1-2 सेंटेंस, अगर मान लो एक सेंटेंस में अगर मान लो 20 गो वर्ड है, 20 वर्ड से, तो उसमें मानो वो 2-3 शब्द नहीं आते हैं तो क्या उसका मीनिंग नहीं निकलेगा? अरे बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है यार, आराम से निकलेगा। ठीक है, देखो तो आपको क्या क्या वर्ड मीनिंग नहीं आते। अच्छा, सक्सेसफुली आपको पता है कि नहीं पता है? सफलतापूर्वक बिल्कुल आता है। यूज समझते हो उसका, V2 है ना, प्रयोग होता है यूज का, ये हो गया। देखो तो ये पता होगा, अरे सब हर किसी ने पढ़ा होगा, हर किसी को पता होगा, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो उसको जरूर पता होगा, क्योंकि ये सब देखा होगा। ट्रूथ माने सत्य होता है, सच्चाई होता है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, गांधी जी क्या कहेगा मरिए, अहिंसा, अहिंसा है ना, नॉन वायलेंस। है देखो तो एज दिया है के रूप में होता है इसका यूज, है ना, वहां पे हमने पढ़ा था, बापू के नाम से या बापू के रूप के, है ना। द चीफ वेपन्स, देखो तो यहाँ से क्या, चीफ माने मुख्य, वेपन्स माने क्या होता है, हथियार होता है। क्या होता है? हथियार होता है। किसको नहीं पता है इसका मीनिंग बताओ? अगेंस्ट माने सबको पता है, के विरुद्ध, के खिलाफ, है ना। द ब्रिटिश, अंग्रेज शब्द, है ना। रूल माने होता है शासन करना, वो नियम नहीं, शासन, ठीक है, ब्रिटिश रूल। और इन इंडिया प्यारा सा अपना दिख ही रहा है ना। एंड हेल्प, मदद करना, काना को नहीं पता है, हर कोई को पता है, हेल्प इंडिया। देखो फिर देखो ये गेन है, क्या है? गेन है। गेन माने क्या होता है भाई, सबको पता है, गेन माने पाना होता है, देना, दिलाना भी होता है, पाना भी होता है, देना भी होता है, बहुत सारा होता है। मैंने खुद को पाना या खुद को ले लेना या दिला देना, गेन होता है। इंडिपेंडेंस मैंने क्या होता है? आजादी, सबको पता है। अच्छा अब बताओ, इसमें से आपको कितना शब्द नहीं पता है? मान लो हम आपको 2 शब्द नहीं भी पता है, तो क्या इसका मीनिंग नहीं निकाल पाओगे? भाई देखो मैं बोल रहा हूँ, हर चीज इसमें जो भी खेल हो सब प्रैक्टिस का और कुछ का नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये का इससे बड़ा बड़ा आप सेंटेंस कर लोगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सिर्फ इतना करना है कि इनसे हम लड़ने का तरीका हमको पता चले। देखो भाई हम पढ़ते हैं अलग, ग्रामर पढ़ते हैं अलग, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं अलग, जो कि हमारा रियल काम क्या है। अरे भाई ग्रामर ट्रांसलेशन किस लिए पढ़ रहे हो? इसको इस समझ में आने के लिए ना, तो इसका प्रैक्टिस करो। आप पढ़ो ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज करो। मेरे को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसे ही आप हाथ तक के आप भी छोड़ दोगे कि इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस तो करो, राइट। हमने पहुंच गए यहाँ पर, ये देखो फुल स्टॉप आपको दिख रहा है ना, यानी यहां से सेंटेंस शुरू हुआ और यहाँ पर पहुंचा है। अब फिर हम बोलेंगे ना, देखो आप ये तो दिया ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। पहले तोड़ो तो सही। इतना बड़ा एक बार में कोई नहीं निकालेगा, ना लिखने वाला नहीं एक बार में इतना लिखा, वो पहले कंजंक्शन लगाएगा, बीच में जोड़ेगा तभी लिखेगा। तो हमें उस जोड़ को पता करना है कहाँ है। देखो आपको ऐसे याद रखना, ऐसे नहीं किसी भी कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को पकड़ लो, ऐसे पकड़ो जहां से वो सेंटेंस को क्या कर दे रहा हो, क्रैक कर रहा हो, जहां सेंटेंस को तोड़ रहा हो। बाबू देखो प्रीपोजिशन जो होता है ना, प्रीपोजिशन सेंटेंस को लंबा जरूर करता है, लेकिन वो किसको जोड़ता है? वर्ड को जोड़ता है। वो उतना आपको तकलीफ नहीं देगा, ठीक, उतना आपको वो तकलीफ नहीं देगा। कंजंक्शन जो होता है पूरा का पूरा एक सेंटेंस को जोड़ देता है, जो कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन है वो भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, वो भी आपको आसान हो जाएगा। देखो कैसे कह रहेगा,
यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन। देखो यहाँ पे फिर आ गया क्या, ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस को नहीं जोड़ा। अगर सेंटेंस आता तो जरूर इसके अंदर कोई ना कोई एक वर्ब चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एंड देख लो, एंड भाई किसको जोड़ रहा है, नॉन वायलेंस, एज द नॉन वायलेंस को जोड़ रहा है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, इसको छोड़ दो, यहाँ से नहीं काटना है, क्योंकि ये वर्ड को जोड़ रहा है, सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, ठीक। चीफ वेपन्स अगेंस्ट, हाई देखो ये फिर आ गया तुम्हारा क्या, प्रीपोजिशन आ गया, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये फिर देखो, ये आपको प्रीपोजिशन को तोड़ना मोड़ना नहीं, प्रीपोजिशन अपने आप समझ में आ जाता है। हाँ ये देखो एंड, ये देखो हेल्प्ड इंडिया, हेल्प्ड इंडिया, समझ में आया, हेल्प किया, यानी यहाँ पे देखो ये कंजंक्शन है, ये हेल्प यानी वर्ब को जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, वर्ब को जोड़ रहा है। तो इस पे आपको थोड़ा नजर रखना है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है भाई, देखो इतना बड़ा हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है, इनका हमें क्या करना है, मीनिंग फाइंड करना है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, वो भी एक बार में। वो कैसे होगा, देखो लाइन से चलेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ध्यान सुनो। कह रहे कि उन्होंने, ही माने कौन, गांधी जी, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया, सफलतापूर्वक प्रयोग किया, क्या चीज का, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। आप देखो एज माने होता है के रूप, सबको पता है, एज नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हो, के रूप, किसके रूप भाई, तो चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में भाई सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, मुख्य हथियार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया, ठीक। आगे बोल रहे हैं कि अगेंस्ट, कहां किया, तो अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन है ना, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध है ना, भारत में किया। समझ में आया, अच्छा इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। देखो भाई यहाँ पे ये थोड़ा आसान है, इसलिए थोड़ा ट्रांसलेशन करना पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक। तो इसको आप थोड़ा दिमाग लगा के देखना, ठीक, बहुत आसान है, आराम से हो जाता है। और आगे देखो एंड हेल्प इंडिया, और एंड हेल्प और मदद किया, क्या मदद किया भाई, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी दिलाने में भैया इन्हें क्या कर दिया, इन्होंने मदद किया। कितना आसान है, बिल्कुल आसान। तो इसको आप थोड़ा सा रूल वाइज देखना, ये देखना इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं। देखो यहाँ पे कंजंक्शन आ गया है, यहाँ पे देख लो कंजंक्शन प्रीपोजिशन के रूप में इसके यूज हो गया है, यहाँ पे देखो तो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, अगेंस्ट देखो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। यानी प्रीपोजिशन तो आते जरूर है, लेकिन प्रीपोजिशन इन से कौन नहीं पता, कौन किसका जान पहचान है, एंड से किसका जान पहचान नहीं है, एज से किसका जान पहचान है, अगेंस्ट, अरे इसमें भाई कोई मुश्किल शब्द नहीं है, फिर भी हम इसका मीनिंग निकालने से कतराते हैं, क्यों, ये थोड़ा एडवांस बोलते हैं, एडवांस होता है। अरे एडवांस कुछ वो नहीं है, अरे बताओ तो भीतू है ना यहाँ पे, क्या आपने टेंस में इसको नहीं पढ़ा, सिंपल पास्ट टेंस है ना, भीटू, ता था ती थी ते थे, है ना, या था ई थी ये थे, यही तो पढ़ते थे ना, ये क्या इसमें नहीं निकला, या ये भी पढ़ते थे इसमें हम, तो ये तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने वाज वर्ब का यूज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ तो कितना आसान है। देखो हेल्प का तो भीटू है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट, फिर आ गया, क्या हमने इसको नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। देखो अच्छा अगला सेंटेंस देखो, कह रहे फ्रॉम 1950 टिल 1948, यानी 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 टू 1948, ठीक है। ही कंप्लीटली, कंप्लीट सबको पता है तो कंप्लीटली भी सबको पता होगा। हाँ डोमिनेटेड, डोमिनेटेड का मतलब होता है समर्पण, मैं लिख करूँ क्या होता है, समर्पण, ठीक है, समर्पण। इंडिया सबको पता है, पॉलिटिक्स सबको पता है भाई, इतना आसान है। देखो कह रहे ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया, देखो फिर क्या आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी V2 है, जो V2 के नाम से बहुत प्रचलित है। इसको भी क्या है, हम नहीं निकाल सकते, टेंस में पढ़ा है हमने सिंपल पास्ट में, क्या
कि उन्होंने, कौन फिर, गांधी जी, ही माने कौन, गांधी जी, उन्होंने पूरी तरीके से, पूरे कंप्लीट माने पूरा होता है, कंप्लीट माने पूरे तरीके से, यानी पूरी तरह से, उन्होंने पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित करते हैं नहीं, कर दिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म बताता है ना ताता दीदी कहते हैं। तो उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स को क्या कर दिया भाई, समर्पित कर दिया। आगे कहेगा ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। अच्छा तो डाइड ये कहां का है, ये कौन सा एडवांस है, डाइड नहीं पढ़ा आप लोगों ने, डाइड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बहुत आसान है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इससे हर कोई परिचित है और हर कोई पढ़ सकता है इसको, बहुत आसान है। एट द हैंड ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। और कह रहे कि, तो कह रहे कि उनकी मृत्यु, किसकी, गांधी जी की जो मौत हुई, मृत्यु हुई एट द हैंड ऑफ फैनेटिक, यानी फैनेटिक माने होता है कट्टरपंथी, यानी कट्टरपंथियों के हाथों, कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई भाई। कहिए तो ऑन 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथियों के हाथों उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो गाइस देखिए ये था हम लोग का आज का विषय जिसके बारे में हमने बात कर। देखो इसको आप बहुत एज इट इज देखना, बहुत आसान है, बहुत इजी है इसको समझना, किसी भी इंग्लिश को लिखे हुए इंग्लिश को, राइट। अगर आप इसको डे बाई डे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। देखना मैं अभी इसका सेकेंड पार्ट भी तुरंत मैं इस पे करूंगा, ठीक है, उसको जल्दी मैं उसको भी डालूंगा ताकि आपको थोड़ा समझने में रुचि है ना। तो मैं चाहता हूं आप थोड़ा कमेंट में आप बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये करने, समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा। सो गाइस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।